Hello, my dear students. This is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 6 की आपका चैप्टर नंबर 6 जो है मटेरियल अराउंड अस वो स्टार्ट होने वाली है। मटेरियल अराउंड अस मतलब जो भी मटेरियल्स हैं हमारे आसपास, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपकी स्टार्ट होती है, एक श्लोक दिया गया है आपको यहाँ पे, ठीक है? एक लाइन दिया गया है, उसके उसको स्टार्ट करके उस थॉट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ओके, तो क्या है इसमें? उपादानम भवेतस्या मूषाया मृत्तिका लोहमेव च। ये किस बुक से लिया गया है? रस रत्न समुच्चय 10.3। रस रत्न समुच्चय 10.3 से ये बुक 10.3 की ये थॉट जो है आपकी इसी बुक से ली गई है। ओके, इसका मतलब क्या है? जो भी मटेरियल्स होते हैं, यूज होते हैं टू मेक द क्रूसिबल। क्रूसिबल मतलब किसी भी मटेरियल को एक ऐसा वेसल, ठीक है, जिसमें मेटालिक एलिमेंट्स को मेल्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे एल्युमिनियम वगैरह को मेल्ट करके बनाया जाता है ना, कॉल्ड्रॉन बनता है और भी बहुत सारे मटेरियल से, मतलब गला करके उसको पिघला करके बनाया जाता है दूसरे दूसरे मटेरियल को। तो वही वेसल के बारे में बात हो रहा है। जो भी मटेरियल्स यूज होते हैं इस वेसल को बनाने के लिए वो कौन से हैं? क्ले है और आयरन है, यानी कि मिट्टी है और आयरन है। मिट्टी, मृत्तिका मतलब मिट्टी और लोहा। ठीक है, तो जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं किसी भी वेसल बनाने के लिए टू मेक द क्रूसिबल आर क्ले एंड आयरन। ये किससे लिया गया है? रस रत्न समुच्चय 10.3 से। ओके, चलिए, तो अब स्टार्ट किया जाए अपना चैप्टर। यहाँ पे आपको क्या करना है? जो भी आप अपने अराउंड देख रहे हो, मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? Gulen and Sita are thrilled to go to their new class after the summer break. समर ब्रेक हुआ था, उसके बाद घुलन और सीता बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि अपने फिर से क्लास में वो जाएंगे, है ना, नए क्लास में। They enter their classroom and start talking. What have you brought to the school today? Ask सीता। सीता पूछती है घुलन से कि आज तुमने स्कूल में क्या लेकर आया है? तो वो बताता है, लुक आई हैव अ न्यू नोटबुक। ये बताता है कि देखो मेरे पास एक न्यू बुक है। और ये क्या बोलती है? आई ऑल्सो हैव अ न्यू नोटबुक एंड अ पेन। इसके पास भी एक न्यू नोटबुक है और एक पेन भी है। ओके, यस। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहां पे मैडम विद्या आती है, एंटर करती है क्लासरूम में। मैडम विद्या कौन थी? उनकी साइंस टीचर थी। वो सभी बच्चों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करती है और उनके अटेंशन को ड्रॉ करती है। वो बोलती है कि जो भी थिंग्स हैं उनके अराउंड, जो भी वो यूज करते हैं डेली लाइफ में, उनके बारे में वो अटेंशन ड्रॉ करती है ना। वो पूछती है कि हाउ आर दे सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके अराउंड हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो भी आप यूज कर रहे हो अपने डेली लाइफ में, तो उनमें से कौन से जो है वो सिमिलर हैं, कौन से डिफरेंट है एक दूसरे से, ये चीज पूछती है। व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर्स? उनके शेप्स कैसे हैं, कलर्स कैसा है उनका? हाउ डज इट फील व्हेन यू टच देम? ठीक है, आपको कैसा लगता है जब उसे आप टच करते हो? आर सम ऑफ देम हेवियर देन अदर्स? क्या कुछ किसी से भारी हैं, किसी से हल्के हैं, ऐसे करके पूछती है बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स। और फिर बताती है क्या, कि जितने भी थिंग्स हैं वो एक मटेरियल से बने होते हैं, वो कुछ मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि पेपर, वुड, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले, और इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल्स से बहुत सारे चीज बने होते हैं। ठीक है, तो जो भी सब्सटेंस है हमारे अराउंड, ठीक है, any substance that is used to create an object is referred to as material। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जिससे मिलाकर हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, जो भी सब्सटेंस, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, सब्सटेंस को मिला करके कोई ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं?
दे आर कॉल्ड मटेरियल्स। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को यूज किए जा रहे हैं। ओके, तो ये आपका मटेरियल का आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको करना है क्या है, आइडेंटिफाई करना है। Make a list of objects you see around and also write the names of the material they are made up of. आपको जो भी के अराउंड कोई कोई ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, आई ऑब्जर्व, और यहाँ पे वो किन चीजों से मिलकर बने हैं वो आप यहाँ पे आप लिखोगे, है ना। जैसे कि आप मान लो कि बुक, तो बुक किससे मिलके बना है, पेपर से, है ना। तो इसी तरह से आपको और सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। और क्या आप एग्जांपल दे सकते हो, स्टील ग्लास। ठीक है, स्टील ग्लास किससे बना है आपका, स्टील के मटेरियल से बना है ना। और सीजर अगर देखो, तो सीजर्स किससे बने हैं आपके, ये प्लास्टिक का भी यूज होता है इसमें और आयरन का भी यूज होता है। प्लास्टिक का मटेरियल रहता है, यहाँ पे प्लास्टिक भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या, इरेजर लिख सकते हो। ठीक है, इरेजर, इरेजर किससे बना है, रबर के मटेरियल से बना है। ठीक है, ये रबर जो है आपका वही मटेरियल यूज हुआ है। देन आप क्या लिख सकते हो, इरेजर लिख लिए, स्केल आपके पास है, स्केल लिख सकते हो, पेंसिल लिख सकते हो। ठीक है, पेंसिल में क्या होगा, वुड प्लस ग्रेफाइट जो आपका होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। स्केल किसका, प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। तो यही सारे मटेरियल्स जो हैं मिल करके मिला के बनाया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को। ओके, तो इस तरह से आपके अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखना चाहते हो वो लिख लेना, और जिस मटेरियल से वो बना है वो आप इधर लिख देना। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है, बेस्ड ऑन एवरीडे ऑब्जर्वेशन वन कैन कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स से, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिल करके बने होते हैं। यहाँ पे आ गया आपका डू यू नो का कहानी। ठीक है, तो डू यू नो के बारे में पढ़ते हैं, क्या आप इसे जानते हो। जो अर्लीस्ट पॉटरी था, ठीक है, वो कहाँ पे मिला था, दे आर फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स। कब मिला था, डेट्स बैक टू 7,000 टू 8,000 ईयर्स। ठीक है, 7,000 से 8,000 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपके जो अर्लीस्ट पॉटरी वगैरह जो यूज होता था, ये मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना वो मिले थे। ठीक है, कहाँ पे मिले थे, इन गंगा प्लेन्स यानी कि लहुरा, देवा, और इन बलूचिस्तान मेहरगढ़, ये दो जगह पे मिले थे। ओके, नाउ अबाउट 4,000 BCE, BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। ओके, मतलब कॉमन एरा आने से पहले का समय, ये आपका बिफोर कॉमन एरा हो गया। मतलब 4,000 बिफोर कॉमन एरा के बाद से क्या हुआ, सिंधु सरस्वती डेवलप्ड टेक्निक्स ऑफ व्हील टर्न्ड पॉटरी प्रोडक्शन। आप लोगों ने देखा होगा क्या, एक व्हील टाइप का बना होता है, वैसे उसी को घुमाते हैं और उसके ऊपर जो है मिट्टी की जो बर्तन वगैरह होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो वो 4,000 BCE के समय से, मतलब आपका सिंधु सिंधु सरस्वती लोग जो थे उस समय, सिंधु सरस्वती सभ्यता था। ठीक है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं जिनको, वो क्या किए, नए नए टेक्निक्स डेवलप किए और ये व्हील टर्न पॉटरी प्रोडक्शन किए। ठीक है, और पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन मतलब इनमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स बनाना। ठीक है, कलरफुल, और पिगमेंटेशन का मतलब होता है कलर से। ठीक है, तो यहाँ ये कलरफुल इसमें पेंटिंग वगैरह करना। एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंड डेकोरेटिव कोट्स, इसमें प्रोटेक्टिव कोट्स भी लगाना, मतलब ऊपर से जब वो पक जाता है तो अच्छे से उसको कलर करना, डेकोरेटिव कोट लगाना और प्रोटेक्टिव कोट उसमें लेयर लगाना, इसी को क्या कहा जाता है, स्लिप्स। तो ये सारा अप्लाई होता था सिंधु सरस्वती के टाइम में। ठीक है, सिंधु सरस्वती को ही क्या कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, नाउ, और उस कैसे होता था, ऑफ मल्टीपल कलर्स, डेकोरेटिव कोड्स आपके अलग अलग कलर्स में
वो डेकोरेटिव कोट्स करते थे, डेकोरेटिव पेंटिंग करते थे सारे पोट्री में, ठीक है? Now, these techniques became further sophisticated during the Sindhu Saraswati, also known as Harappan civilization. कब इस टाइम में आपका 2600 टू 1900 बीसीई में आपका धीरे धीरे ये और ज्यादा एडवांस होता गया, ठीक है, और ज्यादा पॉपुलर होता गया और अच्छा मतलब एक्सपीरियंस जो आपका है ना बढ़ते गया, तो क्या हुआ, लोग इसमें एडवांसमेंट आ गया, तो इस तरह से और थोड़ा सा वो अच्छे से वो यूज करने लगे। और कैसे यूज कर रहे थे, विथ अ ब्राइट रेड सरफेस पेंटेड एंड ब्लैक कलर डिजाइन, उसमें रेड कलर का सरफेस, जो आपका सरफेस था उसको रेड कलर से पेंट किया जाता था और ब्लैक कलर का डिजाइन्स उस पे डिस्प्ले किया जाता था। और इसमें डिजाइन्स किस चीज के बने होते थे, अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते थे, ठीक है। नाउ द क्ले यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, dishes, bowls or other items was carefully selected and cleaned, sieved, kneaded, and turned over wheel and finally baked in the kilns. Baked clay is called terracotta. जो क्ले था, जो जिससे जो क्ले आपका मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी जिससे पॉट्स वगैरह डिशेस बनते थे, ठीक है, उसको अच्छे से सेलेक्ट किया जाता था, ठीक है? उसको क्लीन किया जाता था, अच्छे से उसको लिया जाता था पहले, फिर क्लीन करते थे उनको, फिर क्या करते थे, अच्छे से उसको छान देते थे, ठीक है? जो भी उसमें कंकड़ वगैरह हो, पत्थर वगैरह हो, उसको क्लीन करके देन सीव किया जाता था, फिर उसको अच्छे से नीड करके फिर वो ले जाते थे व्हील के ऊपर। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा, है ना? ऐसा होता है और उसके बाद फिर वो फाइनली व्हील पे ले जा कर के बना लेते थे, कुछ पोट्री को कोई-कोई शेप से बना लेते थे और क्या करते थे, उसको फाइनली वो बेक करते थे किल्न्स में। जो बेक होता है जहाँ पे भट्टी होता है ना, उसको किल्न्स बोलते हैं, ठीक है? तो अब जो बेक हो जाता है क्ले आपका, उसी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा, ठीक है? जो भी पॉटरी आपका बेक हो जा रहा था, ठीक है? बेक्ड क्ले को टेराकोटा कहा जाता था। पॉट्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। पॉट्स को अलग-अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता था, जैसे कि कुकिंग के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑयल्स, घी, ये सब के लिए यूज किया जाता था। सम लार्ज storage jars and other pottery items are exhibited at the National Museums and New Delhi. न्यू दिल्ली का नेशनल म्यूजियम में है बहुत सारे जो लार्ज स्टोरेज जार्स हैं उनको, और बहुत सारे पोएट्री पोट्री आइटम्स को भी वहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है। ओके, तो ये आपके अलग से जानने की बात थी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ लेट अस एक्सप्लोर मटेरियल्स फर्दर, और थोड़ा सा मटेरियल्स को जाना जाए, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे ग्रुप कर सकते हैं, 6.2 हमारा क्या है, हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स। तो लेट अस group the objects shown in the figure 6.1 based on any common properties such as shape, color, hardness, softness, shine, dullness, material and they are made up of। इसमें देखिए, आप यहाँ पे इतने सारे मटेरियल्स को देख रहे हो, ठीक है। इनमें से आपको सभी को क्या करना है, एक दूसरे के साथ रखना है ग्रुप में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे, डाइवर्सिटी में ग्रुपिंग कर रहे थे अलग-अलग स्पीशीज का, उनके सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही ग्रुपिंग करोगे, ओके। जैसे कि आप कलर के बेसिस पे कर सकते हो, उनके शेप साइजेस के बेसिस पे कर सकते हो। जो बहुत बड़े शेप में है, तो वो अलग से हो जाएँगे, ठीक है? जो छोटे शेप में है, वो अलग एक साइड में हो जाएँगे। तो इस तरह से हर बच्चे को अगर ग्रुपिंग करने के लिए बोला जाए, तो क्या होगा? यहाँ पे हर बच्चे अलग-अलग टाइप का ग्रुपिंग करेंगे, है ना? कोई जैसे आप जो मेटल हैं, ठीक है? उनको आप ग्रुप कर सकते हो अलग, जो प्लास्टिक वगैरह हैं, उनको आप ग्रुप कर सकते हो अलग, है ना? तो बहुत तरीके से इसको ग्रुपिंग किया जा सकता है। और कैसे यूज़ किया जा सकता है? कोई जैसे सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, कोई हार्ड है, तो उस तरह से आप उसको भी ग्रुपिंग कर सकते हो। उनके शाइनिंग या फिर डलनेस, जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, उनको हम लोग एक कैटेगरी में रखेंगे और बहुत ज़्यादा जो डल दिख रहे हैं, उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो व्हिच प्रॉपर्टी डिड यू यूज़ टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन दिस एक्टिविटी? ओके।
तो आप किस तरह से करोगे ये आप कर सकते हो, ठीक है? किसी भी तरह से और आपको बताना है कि आप किस बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है? नाउ और अपने आप फ्रेंड से भी आप पूछोगे, ठीक है? हाँ, कि वो उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ मतलब किस बेसिस पे वो कर रहे हैं, उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है? और आपका क्या है? और इस एक्टिविटी से आप क्या सीख रहे हो? तो इससे हम लोग क्या करना सीख रहे हैं, क्लासिफाई करना सीख रहे हैं, क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अरेंज करके एक ग्रुप में ला सकते हैं, है ना? तो इस एक्टिविटी से हमें यही सीखने को मिल रहा है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स एंड सम मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अलग-अलग मटेरियल से बने हुए हैं। कुछ मटेरियल्स जो हैं वो मिल करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है? तो और वही बहुत सारे मटेरियल्स जैसे हैं, जैसे बहुत सारे मटेरियल एक वुड है, ठीक है? वुड से क्या बन रहा है? पेंसिल बन रहा है। वुड से क्या बन रहा है? स्केल बन रहा है, ठीक है? तो वही वुड से अलग-अलग एक एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी बना सक रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ हो गया आपका। ये पेंसिल अब और ये वाला देखिए, ये प्लास्टिक मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, ये आपका पेपर कप है, ठीक है? ये पेपर कप और इसमें पेपर यूज़ हो रहा है, दोनों में पेपर यूज़ हो रहा है, इसमें भी पेपर यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो एक ही मटेरियल अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा है और अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मेथड है हमारा अरेंज कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स को और किसमें अरेंज कर रहे हैं? इन ग्रुप्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ग्रुप्स में अरेंज कर रहे हैं, इसी मेथड ऑफ अरेंजिंग को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ओके? मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ग्रुप में जब अरेंज कर रहे हैं किसी के उसी के सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि सिमिलैरिटी, ठीक है? कॉमन प्रॉपर्टी यानी कि उनमें जो सिमिलैरिटी होता है उसी के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं। सिमिलरली वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स में क्लासिफाई मटेरियल्स बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं मटेरियल्स को। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या है पूछा जा रहा है आपको, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, आपको सोचना है इसमें कि आप क्या क्या यूज करके एक टम्बलर बना सकते हो। ओके, ठीक है? टम्बलर यानी कि ग्लास। ओके, नाउ fill in the blanks in the materials in the spaces no, fill in the names of the materials in the spaces provided in figure 6.2। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको टम्बलर बनाना है तो आप किस किस चीजों की बना सकते हैं? सबसे पहले आपको देखे होगे कि प्लास्टिक का ग्लास मिलता है ना? कहीं भी जाओ बाहर पार्टी वगैरह में तो आपको प्लास्टिक के ग्लास मिलेंगे, पियो और फेंक दो। तो ये किससे बना रहता है? प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है, ठीक है? देन आपका पेपर का भी ग्लास आता है, ठीक है? तो पेपर का ग्लास जूस वगैरह में आप जाओ जूस के शॉप में, तो वहाँ पे आपको पेपर का ग्लास भी मिलेगा, प्लास्टिक का भी ग्लास मिलता है। तो ये किस मटेरियल से बना होता है? पेपर से यूज़ करके बनाया जाता है, ये प्लास्टिक यूज़ करके बनाया जा रहा है, ठीक है? और जैसे कि आपका कॉमन काँच का ग्लास, ठीक है? वो ग्लास का मटेरियल से बनता है यानी कि काँच से और फिर जो हमारा कॉमन होता है स्टील का ग्लास जो रेगुलर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो स्टील का ग्लास वो स्टील से बना होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो ना कि बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग एक टम्बलर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक का भी हम लोग ग्लास बना सकते हैं, पेपर का भी ग्लास और स्टील, ये सारा सामान यूज करके हम लोग एक ग्लास को बना सकते हैं, है ना? चलिए, क्या है यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? ठीक है, क्या ये एक आइडिया जो है आपका, पेपर लाइक मटेरियल से आप अगर यूटेंसिल्स बनाना चाह रहे हो, यूटेंसिल्स वो भी क्या, कुकिंग यूटेंसिल्स, तो क्या ये गुड आइडिया होगा? तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम उसमें गर्म हीट डालेंगे तो क्या होगा, वो सीधे जल जाएगा,
ठीक है? क्योंकि पेपर क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ओके? दूसरा क्या है, ये पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, पानी डालोगे तो ये गल जाएगा पेपर, ठीक है? जैसे ही आप हीट डालोगे तो तुरंत जल जाएगा, है ना? और क्या होगा, तो इसमें कुकिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो ये बिल्कुल बैड आइडिया है, मतलब ऐसा सोचना नहीं, ठीक है? नाउ अब ये क्या पूछ रही है, व्हाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ टू बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि क्या कपड़े को यूज किया जा सकता है ग्लास बनाने के लिए? आप ही सोचो, क्या वो स्टोर कर पाएगा वाटर को? नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी छेद होंगे उससे सारा पानी जो है देखिए आप यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है? ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, वाटर को स्टोर नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्लॉथ के मटेरियल से टम्बलर नहीं बना सकते हैं, ठीक है? और पेपर और पेपर का जो हम लोग टम्बलर बना रहे थे, वो भी वन टाइम यूज़ है, ठीक है? उसको थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो भी गल जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए वो यूज़ किया जाता है, वन टाइम यूज़, थोड़े टाइम के लिए यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्लॉथ भी जो है आपका स्टोर नहीं कर सकता है वाटर को, उसमें डालते ही जो है, क्योंकि वो क्या होता है, वो आपका जो कपड़ा होता है, वो पोरस होता है, पोरस यानी कि उसमें छेद भरे होते हैं, ठीक है? किसी भी कपड़े को आप लोग क्या करना, फ़ोन से ज़ूम करके यहाँ पे कैमरा से ज़ूम करके देखना, इतना एकदम उसका पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स आपको दिखेगा। तो उसी तरह से वहाँ पे छेद रहते हैं, सारे पानी आपके गिर जाएँगे, है ना? सारे पानी आपके सीप आउट हो जाएँगे। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग टम्बलर को वाटर टम्बलर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसमें? क्लॉथ से। क्लॉथ से हम लोग वाटर टम्बलर नहीं बना सकते, ठीक है? नाउ द मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। हम लोग ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, एक टम्बलर में वाटर को होल्ड कर सकता है, उसके कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वाटर को वो होल्ड कर सकता है। सो द मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ टम्बलर शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर। तो हम लोग ऐसे मटेरियल्स को सेलेक्ट करेंगे जो क्या करेंगे, टम्बलर बनाने के लिए, जो होल्ड कर सकता है वाटर को, ठीक है? जैसे आप देखे होंगे बहुत सारा कांसा का, पीतल का ग्लास मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग, हम पिछले एक्टिविटी में हम लोगों ने किया ना कि कौन-कौन से मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोग कॉपर का ग्लास मिलता है, ठीक है? ब्रास वगैरह का मिलता है। तो ये सब आप लिख सकते हो, पीतल का ग्लास मिलता है बहुत सारा चीज़ का, तो वो सब भी आप लिख सकते हो, ठीक है? नाउ व्हाट डिसाइड्स व्हिच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट? क्या चीज़ ऐसा है जिससे ये डिसाइड कर सकता है, हो सकता है कि कौन-सा मटेरियल किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मतलब परफेक्ट है, ये चीज़ हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो बे उसके प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं। उनका जो प्रॉपर्टीज़ है, हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्ट को बनाने का, ठीक है? हमारा जो एम है उस ऑब्जेक्ट को बनाने का, अगर उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, वो फुलफिल कर पा रहा है वो मटेरियल, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पस, जो हमारा एम था, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ठीक है? फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, जिस भी काम के लिए उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं, और उस मटेरियल का प्रॉपर्टीज अगर उसके साथ मैच हो रहा है, तो क्या होगा, हम उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। नाउ वी मे यूज डिफरेंट मटेरियल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? हम लोग अलग अलग मटेरियल्स यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किसी भी ऑब्जेक्ट का बनाने के लिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले लो कुकर, ठीक है, या फिर सॉसपेन, ठीक है? उसमें क्या होता है, आपका जो हैंडल होता है, हैंडल जो हो रहा है, ठीक है? ये आपका गर्म नहीं होता है, ये आपका बेकेलाइट का बना होता है, और ये वाला चीज़ जो है, ये मेटल का बना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अलग-अलग मटेरियल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे बेकेलाइट यूज़ हो रहा है और यहाँ पे मेटल यूज़ हो रहा है, ठीक है? एल्यूमीनियम यूज़ हो रहा है, फिर स्टील यूज़ हो रहा है। कुकर में भी क्या था, एल्यूमीनियम का आपका कुकर होता है और उसका हैंडल क्या होता है, बेकेलाइट यूज़ होता है, कुछ और प्लास्टिक के मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ठीक है? तो वहाँ आप क्या देख रहे हो, अलग-अलग पार्ट जो है आपका, अलग-अलग चीज़ यूज़ कर रहा है, अलग-अलग मटेरियल्स को यूज़ कर रहा है बनाने के लिए। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में देख लो पेन का, ठीक है?
पेन को बनाने के लिए क्या करते हैं, पेन में बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, मेटल और इंक। इंक एक डला हुआ रहता है, वो वाला आपका बीच का पोर्शन खाली रहता है, वहां पे इंक डाल देते हो। आगे का आपका लिखने के लिए एक मेटल का जरूरत पड़ता है, ठीक है, और जिसमें भरते हैं इंक को, वो आपका प्लास्टिक रहता है। तो ये तीन चीज जरूरत पड़ रहा है पेन पेन बनाने के लिए। तो इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं, और अलग अलग पार्ट्स जो है बनाने के लिए भी अलग-अलग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। व्हाट आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। अब ये पूछ रही है कि क्यों अलग-अलग स्पोर्ट्स में अलग-अलग बॉल्स का अलग-अलग जो मटेरियल्स होता है वो यूज़ किया जाता है बॉल्स को बनाने के लिए। कभी आप देखे होंगे कि कोई-कोई बॉल जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई बॉल जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, किसी को बाउंस करोगे तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऊपर जाएगा, कोई कम मतलब नीचे तक जाता है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? शी इज़ आस्किंग। और ये पूछ रहा है, ही इज़ आस्किंग, कैन अ क्रिकेट बॉल टू बी यूज्ड टू प्ले टेनिस? क्या हम लोग क्रिकेट बॉल को टेनिस के लिए यूज़ किया जा सकता है? टेनिस के खेलने के लिए? तो अब आप इधर आंसर देखिए, ठीक है? आपको आंसर इसको पढ़ने के बाद मिलेगा। आपको क्या करना है, सेम साइज़ के बॉल्स लेने हैं और मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये देखिए आपका अलग-अलग बॉल्स है ना? अलग-अलग साइज़ सेम साइज़ के हैं, अलग-अलग स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं, ठीक है? अब इसको आप क्या करोगे, सारे बॉल्स को लोगे और ड्रॉप करोगे एक फिक्स्ड हाइट पे, सबको एक ही हाइट से, यहाँ से आप मान लो ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है? इसी को सारे को आपको यहाँ से ड्रॉप करना है, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक जो हो रहा है, बाउंस बैक, वो कहाँ तक जा रहा है आपको वो देखना है, ठीक है? किस हाइट पे बॉल जो है वो बाउंस कर रहा है, वो आपको देखना है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव्स हाईएस्ट बाउंस। इसमें से ये आपका हैंड एक्सरसाइज बॉल है, ठीक है? ये आपका क्रिकेट बॉल है, ये टेनिस बॉल है। अब आपको बाउंस आपको देखना है कि किसका ज़्यादा है बाउंसिंग लेवल, ठीक है? और यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप टेनिस बॉल ले लिए, क्रिकेट बॉल ले लिए, हैंड एक्सरसाइज बॉल ले लिए, और कुछ ले सकते हो, वॉलीबॉल ले सकते हो, ठीक है? बास्केटबॉल ले सकते हो, या फिर इलास्टिक वाला बॉल जो होता है, रबर बॉल, वो ले सकते हो। बास्केटबॉल या रबर बॉल, इलास्टिक वाला जो होता है। एकदम छोटा-सा रहता है ना, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका ही बाउंस होता है। तो इसका इसी तरह से बाउंस का लेवल आपको लिखना है। तो बाउंस का लेवल क्या-क्या होगा? टेनिस बॉल का हाई होगा, ठीक है? ये हल्का भी होता है और उसके अंदर एयर भरा होता है। क्रिकेट बॉल जो होता है, मीडियम बाउंस करता है, ज़्यादा बाउंस नहीं होता है इसमें। और हैंड एक्सरसाइज बॉल का बहुत ही लो होगा। वो तो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, ठीक है? और ये सब में वॉलीबॉल में भी लो होगा, बास्केटबॉल में हाई होता है, ओके? तो इस तरह से आप लोग ये टेबल को फिल कर लेना। तो ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है? अलग-अलग स्पोर्ट्स में अलग-अलग बॉल्स क्यों लिए जाते हैं? अभी तक तो हमको समझ में नहीं आया। थोड़ा-सा समझ में आया, लेकिन अच्छे से समझ में तो आया नहीं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। क्या होता है, जो टेनिस बॉल होता है, उसे कैसे खेलते हैं? रैकेट से खेलते हैं, ठीक है? तो उसको रैकेट से बहुत ज़्यादा भारी होगा वो, तो क्या होगा, वो रैकेट होल्ड ही नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा। आपका उसका जो नेट होगा वो टूट जाएगा, ठीक है? उसके अंदर क्या होता है, एयर फिल होता है। उससे क्या होता है, उसका बाउंसिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? वो हल्का होता है, रबर का मटेरियल का बना होता है, ठीक है? और अगर आप क्रिकेट बैट बॉल की बात करो, तो क्रिकेट बॉल क्या होता है, आपका हार्ड होता है, हेवी होता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा भारी भी होता है, ठीक है? और हार्ड होता है, इसको आप दबाओ तो दबेगा नहीं, और इसके वजह से इसका बाउंसिंग जो है वो थोड़ा-सा स्लो होता है, लो होता है। और फिर अगर हैंड एक्सरसाइज की बात करो, तो इसमें क्या होता है, ये स्पॉन्ज का बना होता है, ठीक है? इसको दबाओ तो फट से दब जाता है, ये प्रेशर को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ना? ये सॉफ्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका लो हो रहा है। तो ये अलग-अलग आपका
इसका पर्पस जो है सबका पर्पस क्या है? अलग-अलग है। इसीलिए यहाँ पे अलग-अलग वेरियस स्पोर्ट्स के लिए अलग-अलग मटेरियल्स यूज़ किया जाता है। ठीक है? इसको अगर रैकेट से खेला जा रहा है तो ये ऑब्वियसली है कि थोड़ा-सा ये हल्का होगा तभी होगा, नहीं तो उसके नेट को वो होल्ड नहीं कर पाएगा। उसका नेट जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, बॉल को फट जाएगा। ठीक है? अगर यही जो क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को अगर आप बैडमिंटन से खेलो तो खेल पाओगे? बिल्कुल नहीं। ये बैट से उतना ही हिट किया जाता है, बढ़िया से हिट किया जाता है और क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है इसको। इसलिए ये हार्ड मटेरियल इसमें यूज़ होता है। ठीक है? और इसको हेवी रखा जाता है। ठीक है? और ये तो स्पॉन्ज है हमारे ऐसे ही नॉर्मली एक्सरसाइज़ के लिए, हैंड के एक्सरसाइज़ के लिए बनाया गया है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट रख दोगे तो आपका हैंड एक्सरसाइज़ जो पर्पज़ है आपका एक्सरसाइज़ का, वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो पर्पज़ है आपका वो फुलफ़िल हो जाए, इसलिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो डिफरेंट-डिफरेंट होते हैं। ओके? क्या है कि अलग-अलग जो स्पोर्ट्स के बॉल्स होते हैं वो अलग-अलग साइज़ेज़ के होते हैं, कलर टेक्सचर होते हैं, उनके बाउंस जो होते हैं वो हाई होता है, लो होता है, ठीक है? किसी का मीडियम होता है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स। वो अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएँ, ठीक है? वो जो स्पोर्ट्स में जो पर्पस है उनका बॉल्स का, वो फुलफिल कर पाएँ उस मटेरियल्स अलग इसलिए अलग-अलग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। ऐसे मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है जैसे कि क्रिकेट बॉल में हार्ड मटेरियल्स यूज़ होते हैं। हैंड प्रेसर बॉल में सॉफ्ट मटेरियल्स यूज़ होते हैं। वॉलीबॉल में क्या होता है, आपका बाउंस जो है वो लो होता है, ठीक है? और उसको वैसे ही मटेरियल से बनाया जाता है ताकि उसका बाउंसिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है? और बास्केटबॉल की अगर बात करें तो बास्केटबॉल में क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा हाई बाउंस होता है, ठीक है? बास्केटबॉल को तो आपको ड्रिबिंग करके ही ना ऊपर डालते हो, तो इसलिए अलग-अलग मटेरियल्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्पस को आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस स्पोर्ट्स का, उसको फुलफिल कर पाएँ, इसलिए अलग-अलग बॉल्स आपके स्पेसिफिक मटेरियल्स के बने होते हैं और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए होते हैं। उनका साइज़ेज़ जो है वो डिफ़र होता है। जैसे कि टेनिस बॉल और छोटे-छोटे बॉल्स भी होते हैं, रबर बॉल जो होता है उनका साइज़ छोटा होता है। उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा, उतना ज़्यादा उसका बाउंसिंग पावर हाई होगा, ठीक है? टेक्सचर जो होता है उनका, किसी का रफ टेक्सचर होता है, किसी का स्मूथ टेक्सचर होता है, वो भी अलग-अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पोर्ट्स, ठीक है? तो साइज़ेज़ मैटर करते हैं, साइज़ेज़ जैसे अब वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल को आप क्रिकेट बॉल खेलोगे तो वो क्या उसका पर्पस को फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप एक बार क्या सर्विस करोगे वॉलीबॉल से तो पता चला कि किसी के जाके आँख में लग गया, ठीक है? तो ये सब भी चीज़ होते हैं, उसके पर्पस को फुलफिल कर पाए इसलिए अलग-अलग मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ओके? नाउ ऑब्जर्व द फिगर एंड ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स इन as many different ways as possible। कैसे-कैसे आप इसको ग्रुप कर सकते हो, ठीक है? अलग-अलग वे में और आप जितने पॉसिबल वेज़ में आप इसको ग्रुप कर सकते हो, आपको ग्रुप करना है, ठीक है? तो पहला तो आप क्या कर सकते हो, कलर के बेसिस पे कर लोगे ग्रुप, इसको चारों को कर लोगे, ये चारों को कर लोगे, फिर देन इसको और जो बचा आपका येलो वाला ये येलो कलर, कलर के बेसिस पे हो गया। फिर आप अगर इसका शेप देखोगे, जो ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा है, ठीक है? जो भी ट्रायंगुलर टाइप का शेप दिख रहा है, उसको आप कर लोगे और अलग से इसको जो भी स्क्वायर टाइप में दिख रहे हैं, जैसे ये क्यूब वगैरह, तो क्यूब को अलग से किया जा सकता है, ठीक है? फिर कलर वाला हो गया, शेप वाला हो गया। अब आपका जिसका यहाँ देखो नीचे सरफेस जो है, ठीक है? यहाँ पे पेंटागन बना हुआ है, यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे पेंटागन है। तो पेंटागन जिसमें भी है सरफेस, जिसमें स्क्वायर सरफेस है, उसको अलग कर लेंगे। जिसका सरफेस आपका ट्रायंगुलर है, उसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप बहुत तरीके से इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्यूब को अलग कर लेंगे, ठीक है? क्यूब में इसमें अलग कर लेंगे। जो आपका कोन बना हुआ है, कोन का शेप को अलग कर लेंगे। जो आपके प्रिज़्म टाइप के हैं, उनको अलग करेंगे, ठीक है? और ये आपका पिरामिड टाइप का जो बना हुआ है ये, ठीक है? इसको अलग से कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत तरीके से ग्रुप कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। चलिए, यू माइट हैव ग्रुप्ड दीज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड बाय देयर कलर और मटेरियल्स दे आर यूज मेड ऑफ,
ठीक है? जो भी मटेरियल से आप बने हो, उस तरह से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो, कलर के बेसिस पे कि ये हो गया या फिर शेप्स के बेसिस पे, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या सीखा इससे? जो मटेरियल्स है उनको क्लासिफाई किया जा सकता है उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है? Now, for example, in kitchen we store things in such a manner where similar utensils are placed together. एक जैसे utensils को हम लोग एक जगह रखते हैं। जैसे कि अगर ग्रोसर है, जैसे कि मसाले की बात करें, एक डब्बे में मतलब एक जगह पे सारे मसाले होते हैं। कहीं पे नमक रखा गया हो, ठीक है? कहीं पे आपका ऊपर में अलग-अलग बड़े-बड़े जार्स रखे हों एक एक साथ, ठीक है? तो एक टाइप का जो रहता है आपका मटेरियल उसको एक जगह रखा जाता है, दूसरे मटेरियल को दूसरे जगह पे रखा जाता है, ठीक है? वैसे ही एक ग्रोसर क्या करते हैं सारे आइटम्स को अपने स्पाइसेस को एक कॉर्नर में रखते हैं, पल्सेस को एक कॉर्नर में, ग्रेन्स को एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर में, तो इस तरह से वो अरेंज करते हैं, ठीक है? और केमिस्ट शॉप में अगर आप जाके पूछ सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो कि कैसे आपके मेडिसिन्स जो है वो अरेंज्ड हैं। तो उन वो कैसे अरेंज करते होंगे, उनको भी अरेंज करने का अपना अलग तरीका है, ठीक है? जैसे शुगर की दवाइयाँ जो है, मेडिसिन्स जो एक साइड होंगी, बीपी की एक साइड्स होंगी, बच्चों की दवाइयाँ हैं वो अलग एक साइड होंगे, फिर जो ओल्ड एज के पीपल लोग लेते हैं, उनकी दवाइयाँ अलग होगी, कैल्शियम की दवाइयाँ अलग, विटामिन्स के। तो इस तरह से अलग-अलग तरीके से मेडिसिन्स को भी अरेंज किया हो गया होगा, ठीक है? तो वही अरेंजमेंट को क्या किया जा कहा जाता है, जिसमें हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, उसको मटेरियल्स को, उसी को क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है? चलिए, व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स? 6.3 आपका हो गया कि अलग-अलग प्रॉपर्टीज क्या होते हैं मटेरियल्स के। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑब्ज़र्व करना है और आइडेंटिफ़ाई करना है उनके अपीयरेंस को। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? उनका अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, ठीक है? कैसे वो मटेरियल्स जो है वो अपीयर कैसे हो रहे हैं, ठीक है? मटेरियल्स ऑफ़न लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर मटेरियल जो है एक-दूसरे से अलग दिखते हैं। Freshly cut wood, which is unpolished, has a distinct appearance, quite different from that of iron, ठीक है? जो अगर आप किसी वुड को कट करो, उसको अनपॉलिश रखे रहो, उसका एक अलग अपीयरेंस रहेगा और वो आयरन के अपीयरेंस से डिफरेंट होगा। सिमिलरली आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्युमिनियम। However, there might be some similarities among iron, copper and aluminium. आप लोग देखे होंगे क्या आयरन भी जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग-अलग होते हैं, लेकिन अगर आप कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम को देखोगे तो इसको भी आप लोग एक सिमिलैरिटी के बेसिस पे इसको ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है? ये क्या है वुड से डिफरेंट है क्योंकि ये तीनों क्या हो जाएँगे मेटल्स में आ जाएँगे। वुड क्या हो जाएगा आपका नॉन मेटल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। लेट अस डू अ सॉर्टिंग चैलेंज। Collect some pieces of paper, cardboard, wood, chalk, copper wire, aluminium foil, and any article made of brass, bronze, steel, etc. ठीक है? यहाँ पे आपको क्या करना है सॉर्टिंग करना है मतलब ग्रुपिंग करना है सॉर्टिंग मतलब भी ग्रुपिंग अरेंजमेंट ओके तो यहाँ पे आपको क्या क्या लेना है ये सारी चीज को लेना है आपको और उसके बाद आपको उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे सॉर्टिंग करना है मतलब क्या करना है ग्रुपिंग करना है टेक अ लुक एट द पीसेस यू हैव कलेक्टेड डू एनी ऑफ these materials shine when they when light falls on them and observe their texture जब उसमें लाइट पड़ रहा है जो भी आप मटेरियल्स आप लोगों ने लिया है ये सारे उसमें अगर आप जब लाइट डालो तो क्या होगा कौन से मटेरियल साइन करेंगे कौन से नहीं करेंगे इस बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं ठीक है उनके टेक्सचर के बेसिस पे उनके टेक्सचर को देखना है रफ है या स्मूथ है उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं सॉर्ट फिर उसके कलर के बेसिस पे ठीक है किसी का डल कलर है तो डल कलर वाले को एक साथ रख देंगे जिसका ज्यादा शाइनी होगा उसको उधर रख देंगे एंड इसी तरह से बहुत सारे नोटिसेबल फीचर्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे उनके उनको ग्रुप कर सकते हैं नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस उनको ग्रुप करना है उनके अपीयरेंस के बेसिस पे ओके चलिए वो दिख कैसे रहे हैं उसके बेसिस पे आप लोग ग्रुप कर लेना
ओके, उन सारे मटेरियल्स को। नाउ materials that typically have shiny surfaces are said to have a luster appearance। जो भी मटेरियल्स के शाइनी सरफेस हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल्स हैं उनके शाइनी सरफेस है, मतलब जो चमक रहा है, ठीक है, जैसे आप वुड को, जैसे आपका फर्नीचर आता है नया नया, ठीक है, आपके घर में, तो क्या होता है, वो उसमें पॉलिश किया हुआ रहता है वुड के ऊपर, तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा शाइनी दिखता है। तो उसी चीज को शाइनिंग जहाँ पे आया उसको क्या कहते हैं, लस्ट्रस अपीयरेंस कहा जाता है। लस्ट्रस, द मटेरियल इज लस्टर, द मटेरियल हैज लस्टर, तो यही आपका लस्ट्रस अपीयरेंस होते हैं। तो सच मटेरियल्स विथ लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं उनका अपना लस्टर होता है खुद का। वो तो आपका वुड था, वो जब नहीं पॉलिश किया था, अनपॉलिश किया गया था, तो उसमें क्या था, शाइनिंग वैसा नहीं था, वो तो पॉलिश किया गया ऊपर से, तब उसमें शाइन आया। तो ऐसे मटेरियल्स जिनका खुद का लस्टर होता है, वो मेटल्स होते हैं जनरली। ओके, जैसे कि मेटल्स का एग्जांपल देख लो आप लोग, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है। और यही मेटल्स जो होते हैं कभी-कभार अपने लस्टर को खो देते हैं। कैसे? और डल दिखाई देते हैं या फिर नॉन लस्ट्रस दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। जैसे कि आपका आयरन को देख लो, लोहा में जंग लग जाता है तो वो कैसा होता है, उसका शाइनिंग खत्म हो जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर, उसमें एयर और मॉइस्चर जो है उसमें लग जाते हैं, तो क्या होता है, उसका साइन जो है वो चला जाता है, डल दिखने लगता है। एज अ रिजल्ट वी ऑफन नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सर्फेसेस। और अगर आप देखो, जैसे लस्टर जो है वो कब दिखाई देता है, जब उसको फ्रेशली अगर कट किया जाए, आयरन को अगर कट किया जाए, कि उसके एक सरफेस को कट किया जाए, तो क्या होगा, उसका सरफेस जो है वो शाइनी दिखेगा। नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स क्या होते हैं, आर दोस दैट डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। नॉन लस्ट्रस के पास शाइनी सरफेसेस नहीं होते हैं, वो डल सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो इधर आप देखिए, सबसे पहले ये बच्चा क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग, क्या जितने भी लस्ट्रस मटेरियल्स हैं वो मेटल्स ही हैं, ठीक है। तो आप ये भी जान लो कि जितने भी लस्ट्रस मटेरियल्स हैं वो मेटल्स नहीं है। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख लो, डायमंड। डायमंड आपका कितना चमकता है, बहुत शाइन होता है ना? लेकिन डायमंड क्या है, मेटल नहीं है, ये एक नॉन मेटल है। ये एक कार्बन का एलोट्रोप है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 11-12 में, ठीक है। तो डायमंड आप जान लो क्या है, ये नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्ट्रस भी तो है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप वुड के ही पीस को देख लो, फर्नीचर को देख लो, जब नए नए होते हैं उसमें पॉलिशिंग करा के हम लोग लाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो लस्टरस दिखाई देता है, ठीक है। या फिर आप सनमाइका वगैरह होता है, ठीक है, जो डोर वगैरह में लगाए जाते हैं, या फिर वही फर्नीचर वगैरह में भी लगाए जाते हैं, तो उसके ऊपर से प्लास्टिक की आपकी कवरिंग होती है, उससे भी वो क्या होता है, लस्टरस शाइनिंग दिखता है। तो वो क्या है, मेटल्स के नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सारे लस्टरस मटेरियल्स मेटल्स नहीं होते हैं, ये आप अच्छे से जान लो। नाउ जो भी नॉन लस्ट्रस हैं, उनके एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि पेपर हो गया, वुड, रबर, जूट, ये सारे हो गए आपके नॉन लस्ट्रस के एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। उसी तरह हर चमकने वाली चीज़ जो है आपकी मेटल्स नहीं है, ठीक है? तो ये आप कहावत को याद रखना, और आपके मन में कभी भी आए, अरे ये तो चमक रहा है, चलो ये मेटल होगा, ऐसा सोचना, उससे पहले आपको ये वाला चीज याद आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, गोज एन ओल्ड सेइंग, ये पुराना कहावत है, नॉट ऑल मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स। जितने भी मटेरियल्स जो शाइन कर रहे हैं वो मेटल्स नहीं है। Surfaces of some materials are made shiny by polishing or coating them with thin layers of plastic। जो भी आपके कुछ मटेरियल्स हैं उसको शाइनी कैसे बनाता है, पॉलिश करके शाइनिंग बनाया जा सकता है। उसको थिन प्लास्टिक का लेयर लगा के
जो आपको मैं बताई थी सनमाइका वाला, उसमें प्लास्टिक का लेयर लगा जाता है, ठीक है? प्लास्टिक वैक्स अ, और अलग-अलग मटेरियल्स को यूज़ करके उसको शाइनी अपीयरेंस दिया जाता है, ठीक है? दीज़ मटेरियल्स मे नॉट बी मेटल्स, और वो मटेरियल्स क्या है? मेटल्स नहीं होते हैं, ओके? तो ये आप अच्छे से समझ लेना, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। व्हिच मटेरियल्स आर हार्ड? अब यहाँ वहाँ अपीयरेंस की बात थी, अब यहाँ पे हार्डनेस, सॉफ्टनेस की बात हो रही है, ओके? तो अगर आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स को प्रेस करोगे तो आप क्या फ़ील करोगे कि कुछ जो है एकदम मजबूत होते हैं, कुछ बहुत ही जल्दी से प्रेस हो जाते हैं, कुछ एकदम लगेंगे कि पत्थर हम लोगों ने हाथों में रख लिया है, वो दब ही नहीं रहा है, ठीक है? और कुछ जो है एकदम ईज़िली कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि इरेज़र को जैसे कि फ़ोम को आप लोग फटाक से कंप्रेस कर लोगे, और जैसे आप समझ लो कि ब्रिक को आप लोग अगर लिए हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो वो कंप्रेस ही नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही होता है, ठीक है? मतलब मटेरियल्स जो होते हैं वो कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, ठीक है? Now take a metal key and use it to scratch the surface of piece of wood, aluminium, स्टोन, आयरन, कैंडल, चॉक और कोई अदर पार्टिकल्स आप ले सकते हो मटेरियल्स, ठीक है? एक मेटल की लेना और इन सारे चीज़ों को आप लोग लेना और उनके सरफेस पे स्क्रैच करना। तो आप लोग क्या देखोगे कि बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो स्क्रैच्ड हो जाएँगे, ठीक है? और बहुत सारे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मटेरियल्स जो हैं, वो जो कंप्रेस हो जा रहे हैं या फिर स्क्रैच्ड हो जा रहे हैं इज़िली, वो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है? व्हाइल अदर मटेरियल्स जो आपके कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं या फिर स्क्रैच जिसमें नहीं हो रहा है, वो क्या है? वो हार्ड है, ठीक है? इसलिए वो दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है? दीज़ प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटिव इन नेचर। वो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव है, कैसे? अगर आप जैसे एक रबर की बात करो, तो रबर क्या है? दब जाएगा, हाथ से कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन क्या है ये हार्डर है किससे? स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज या आपका फ़ोम फ़ोम वगैरह हो गया, वो जो आपका हैंड एक्सरसाइज बॉल था अगर उससे कंपेयर करो, तो क्या है रबर जो है आपका वो हार्डर है, और सॉफ्ट किससे है? आयरन से, ठीक है? आयरन, एल्यूमीनियम, स्टील, ये सारी चीज़ों से क्या है? ये सॉफ्ट है। तो ये क्या है प्रॉपर्टीज़ जो है इनका, वो रिलेटिव है नेचर में, मतलब आप किसी चीज़ से किस चीज़ से आप रिलेट कर रहे हो उसको, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना? रबर से अगर आप स्पॉन्ज को रिलेट कर रहे हो, ठीक है? कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे रबर क्या होगा? हार्डर हो जाएगा। अगर रबर को आप आयरन के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पे वो सॉफ्टर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ओके? नाउ यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है? होल्ड द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द टेबल 6.3 with your hands and feel whether the objects are hard or soft. Find out the materials that are made of and enter your observation in 6.3. यहाँ देखिए आपको दिए गए हैं ये टेबल। यहाँ पे आपको क्या करना है? कौन सा हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है और किस मटेरियल से वो बने हुए हैं, वो चीज़ आपको लिखना है। ठीक है? तो जल्दी-जल्दी बताइए कि कौन से मटेरियल जो है वो हार्ड है और सॉफ्ट है? वाटर बॉटल, अगर आप हाथ से इसको प्रेस करो तो क्या होगा? ये थोड़ा-सा हार्ड होता है, ठीक है? हर टाइप का बॉटल होता है, कोई दब भी जाता है, कोई नहीं दबता है, ठीक है? जो अच्छे मटेरियल से बना होगा वो हार्ड होगा, उसको हम लोग जल्दी से कंप्रेस नहीं कर पाएँगे। तो ये जनरली प्लास्टिक के भी होते हैं और मेटल के भी होते हैं, ठीक है? दोनों टाइप के होते हैं वाटर बॉटल। नाउ पिलो जो है आपके वो सॉफ्ट ही होंगे, टम्बलर जो है वो हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पेपर और प्लास्टिक का टम्बलर होगा, ठीक है? तो वो क्या होगा? पेपर, प्लास्टिक या फिर आप मेटल्स लिख लो, ठीक है? मेटल्स में सब आ जाएँगे। तो वो क्या होंगे, जो मेटल्स के होंगे वो क्या होंगे? वो हार्ड होंगे और सॉफ्ट किसके होंगे? पेपर और प्लास्टिक के। पिलो जो है आपका किस-किस चीज़ों से का होता है? कॉटन का हो गया या फिर क्लॉथ उसमें डला हुआ रहता है या फिर आपके ये सब दोनों डाल दो, है ना? फ़ोम भी रहता है, फ़ोम डाल सकते हो। फ़ोम, स्पॉन्ज ये सब चीज़ों का बना होता है पिलो।
तो आपका मटेरियल में ये डाल सकते हो। टेबल जो है आपका फर्नीचर वाला, वो किस चीज़ का बना होता है? वुड का होता है या फिर मेटल्स का भी होता है टेबल आजकल। तो ये आप लिख सकते हो। ये कैसे होंगे? हार्ड होंगे। स्वेटर तो इज़िली सॉफ्ट होगा। इज़िली इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ये किस मटेरियल का होगा? वूलन का, वूल का, ठीक है? और और अगर आपको कुछ लिखना है बॉल वगैरह लिख लो, ठीक है? क्रिकेट बॉल या फिर ये स्पॉन्ज बॉल, हैंड एक्सरसाइज बॉल, तो उसमें क्या हो जाएगा? हैंड एक्सरसाइज बॉल सॉफ्ट होगा और वो किस चीज़ का बना होगा? स्पॉन्ज का बना होगा, ठीक है? यहाँ पे हैंड एक्सरसाइज बॉल लिख लो, हैंड एक्सरसाइज बॉल, ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये किस चीज़ का होगा? स्पॉन्ज का, ठीक है? या फिर आप क्रिकेट बॉल लिख लेना, वो हार्ड हार्ड रहेगा वो मटेरियल, हार्ड सब्सटेंसेस के बने होंगे। तो ये चीज़ आप इस तरह से प्लान बना लेना, ठीक है? नाउ कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फ्रेंड, आप इसको कंपेयर करना। आपके फ्रेंड का ऑब्जर्वेशन अलग-अलग भी हो सकता है भई, है ना? वो किसी और चीज़ का मटेरियल का भी, सारी चीज़ों को अलग-अलग मटेरियल से बनाया जा सकता है ना? जैसे आपका आप लोगों ने लिखा वाटर बॉटल जो है प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, मेटल का बना हुआ रहता है, ठीक है? तो इसमें इसमें प्लास्टिक भी जो रहता है कुछ सॉफ्ट प्लास्टिक के बने होते हैं वो इज़िली वो क्या होंगे कंप्रेस हो जाएँगे। जैसे कि बच्चों को जो दिया जाता है तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग आपके दोस्तों का ऑब्जर्वेशंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करके देखना, ओके? You have learned that materials can have different properties like luster, hardness, softness और color. आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या समझा कि मटेरियल्स के अलग-अलग प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि लस्टर की बात करें चमक की, तो कुछ मटेरियल्स ज़्यादा चमकदार हैं, कुछ कम हैं, ठीक है? हार्डनेस की बात करें तो कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। कलर भी उनका अलग-अलग होता है, ठीक है? Now can you think of the other properties that are shown by materials? लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर। और क्या-क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं भाई? सोचिए-सोचिए। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं एक मटेरियल के। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू व्हिच वन कैन सी और नॉट। ठीक है? ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग आर-पार देख सकते हैं और जिनके थ्रू हम लोग नहीं भी देख सकते हैं। जिनके थ्रू हमें थोड़ा-सा धुंधला दिखाई देता है, जिनके थ्रू हमें पूरा क्लियरली दिखाई देता है, जिनके थ्रू हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है? घुलन, सीता, सारा ये सारे क्या कर रहे हैं? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। छुपा-छुपी या फिर छुपन-छुपाई या फिर लुका-छुपी। बहुत सारे सब जगह में अलग-अलग बोला जाता है ना? तो वही आप समझ लो क्या हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। उसमें से क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो घुलन कहाँ पे छुप गया? बिहाइंड अ वॉल। और सीता कहाँ पे छुपी हुई है? बिहाइंड अ बिग ट्री और इन द गार्डन। और सारा जो है वो एक फ्रोस्टेड ग्लास डोर के पास छुपी हुई है, ठीक है, उसके पीछे। फ्रोस्टेड ग्लास डोर क्या होता है? जिसका हेजी सरफेस होता है, मतलब फ्रोस्टेड मतलब जिसके मतलब आपका लाइट जो है ना वो पास होगा, जिसमें जैसे कि ट्रांसलूसेंट लुक होता है। ट्रांसलूसेंट अभी आप समझोगे क्या होता है, मतलब इसके आर पार आप क्या चीज है वो दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा सा दिखेगा कि क्या कुछ है, लेकिन क्या चीज है वो एक्चुअली वो पूरा विजिबल नहीं होता है। और इससे लाइट क्या है पास होती है फ्रोस्टेड। जैसे कि आजकल की जो खिड़कियां होती है ना वैसे ही लगी रहती है। बाहर के बाहर के लोग अंदर की चीजों को नहीं देख पाते हैं। डोर्स में भी वैसे ही लगे रहते हैं ग्लास। तो वही आपका फ्रोस्टेड ग्लास डोर है। तो ये लोग अपने अलग अलग जगह पे चिप जाते हैं, ठीक है। और सीता का जो यंगर ब्रदर है, छोटा भाई, वो क्या करता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। कहाँ से? थ्रू द ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस। उसके हाउस के पास जो ग्लास विंडो लगा रहता है, उसके विंडो में ग्लास जो लगा रहता है ना, उससे उसको सब कुछ दिखता है। ठीक है? जैसे मिरर में आप मिरर में यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो आप खड़े होके, तो आपको पूरा इधर का अपीयरेंस दिखेगा, विजिबल होगा। उसी तरह से वो विंडो से देख लेता है जो भी सब कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है? तो जो भी मटेरियल्स जैसे आप यहाँ देखो फिगर में, यहाँ पे दिख रहे हैं? ये यहाँ पे
ग्लास डोर के पास छुपी है, ये ट्री के पास छुपी है और ये इन यहाँ पे ग्लास विंडो है, इसके अंदर छुपा है इसके पीछे और ये जो बच्चा है, ये आपका ग्लास डोर से ये जो सीता का भाई यही है, ठीक है? ये सब कुछ बाहर की चीज़ों को देख रहा है क्यों मतलब यहाँ से जो ग्लास डोर है, ये इसको सब कुछ दिखा रहा है मतलब ये जो ग्लास है, ये पूरा विज़िबल है और इसके ऊपर ये क्या है फ्रोस्टेड है, इसके ऊपर में लगा हुआ है ग्लास में, हेज़ी सरफेस लगा हुआ है, ठीक है? मतलब धुंधला दिखना, ठीक है? नॉट क्लियर जिसको हम लोग बोलेंगे नॉट क्लियर, ठीक है? वो आपका हो गया हेज़ी सरफेस, इसको आप लोग नॉट क्लियर कर लेना या फिर ब्लर, ब्लर ही आपको दिखेगा, धुंधला-सा, ठीक है? अब जानिए कि 3 टाइप के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब मटेरियल्स होते हैं। क्या-क्या होते हैं? एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट, तीसरे होते हैं ओपेक। तो ये सारे क्या-क्या होते हैं? जो मटेरियल्स जिसके थ्रू आपको कोई भी चीज़ आसानी से दिख जाए, क्लियरली दिख जाए, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे कि ग्लास, ग्लास क्या आप जो काँच का ग्लास है वो, उसके आर-पार क्या है आपको ईज़िली से दिख जाएगा। वाटर, वाटर के भी आर-पार आपको ईज़िली दिख जाएगा। एयर, सेलोफेन पेपर वही जो प्लास्टिक रैपिंग के लिए यूज़ होता है ना, वो हो गया आपका सेलोफेन पेपर। ये सारे एग्जांपल्स है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के जैसे कि वो ग्लास विंडो था ग्लास विंडो के थ्रू क्या कर रहा था वो बच्चा सब कुछ देख ले रहा था तो वो आपका क्या हो गया ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम लोग सब कुछ अच्छे से देख लें क्लियरली देख लें ठीक है कोई दिक्कत ना हो देखने में इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बोलते हैं ठीक है व्हाई डिड घुलन एंड सीता सारा चूज दीज प्लेसेस टू हाइड ऐसे प्लेसेस को क्यों चूज किए घुलन कहाँ छुपा हुआ था बिहाइंड अ वॉल ठीक है वॉल के पीछे छुपा हुआ था ना घुलन सीता कहाँ पे छुपी थी? बिग ट्री के पीछे छुपी हुई थी। सारा कहाँ पे छुपी हुई थी? इस जगह पे छुपी थी, फ्रॉस्टेड ग्लास डोर के पीछे। तो ऐसे प्लेसेस इन्होंने क्यों चुने? देखो, घुलन और सीता जो चुनी है, इसके आर-पार तो कुछ दिखना नहीं है। फ्रॉस्टेड ग्लास डोर के आर-पार आपको दिखेगा। मतलब जब भी आप कोई इंसान आ रहा है, तो वो चीज़ आपका विज़िबल हो जाएगा। यहाँ पे लड़की खड़ी है, मतलब इसको दिख जाएगा बाहर से कोई अगर देखे, तो वो दिख जाएगा कि यहाँ पे कुछ है। ठीक है, कोई इंसान खड़ा है। तो यहाँ का इंसान यहाँ जब आएगा तो इसको इसको क्लियरली देख पाएगा कि हाँ, ये कौन है। लेकिन ये प्रॉपर्ली बता नहीं पाएगा कि ये कौन थी? सारा ही थी। है ना? तो ऐसे प्लेसेस क्यों चुने इन्होंने? क्योंकि ताकि वो जो चोर बना हुआ था जो आपका इनका फ्रेंड, वो उसको ढूँढ ना पाए। है ना? चलिए, why do you think it would be possible for Sita's brother to see her and her friends through a closed wooden window of the house? Do you think that it would be possible for Sita's brother to see her? क्या आप सोच रहे हो कि सीता का जो ब्रदर है, जो ग्लास के विंडो के अंदर के घर घर से वो देख रहा था सब कुछ, वो क्यों देख पा रहा था सब कुछ? और क्या वो एक अगर वुडन विंडो होता तो वो देख पाता? वो इसलिए देख पा रहा था क्योंकि जो आपका ग्लास विंडो था, ठीक है? ग्लास विंडो था वो क्या था आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल था। ये आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल था, ओके? इसलिए क्या हुआ, वो इज़िली सब चीज़ को क्लियरली वो देख पा रहा था, ठीक है? और अगर वहाँ पे वुडन विंडो होता, तो वो कुछ भी नहीं देख पाता, ठीक है? क्योंकि वो वुडन विंडो क्या था, वो एक ओपेक मटेरियल था, ओके? ये क्या है? ये एक ओपेक मटेरियल है। ओपेक क्या है? ऐसे मटेरियल्स जिसके आर-पार हम लोग कुछ भी नहीं देख पाए। देयर आर मेनी मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी यू आर नॉट एबल टू सी एट ऑल। कुछ भी नहीं देख पाओ, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं और उन्हीं मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? ओपेक। जैसे कि वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गया, ठीक है? और अगर यहाँ की बात करूँ तो ये जो छुपी है ट्री आपका क्या हो गया ओपेक हो गया। इसके आर-पार आप नहीं ना देख पाओगे, इधर से झाँकोगे तभी आपको दिखेगा। ये जो वॉल है, ये भी क्या हो गया ओपेक हो गया। इसके ऊपर से आप देखोगे तब आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ जो ग्लास विंडो है, इधर से ही आप खड़े होके इसको देख लो तो दिख जाएगा। यहाँ से इसको देखो तो यहाँ पे थोड़ा-सा इसका अपीयरेंस जो है वो क्लियर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा दिख जाएगा, अपीयरेंस होगा।
लाइट पास इसमें होता है, ट्रांसलूसेंट इसी को कहा जाता है, ठीक है? जिसमें लाइट वगैरह पास होते हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट में क्लियरली विज़िबल नहीं होता है, क्लियर अपीयरेंस नहीं विज़िबल होता है। ऐसे मटेरियल्स थ्रू व्हिच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे कि ये फ्रोस्टेड ग्लास और ठीक है? जैसे हो गया बटर पेपर, ठीक है? और फ्रोस्टेड ग्लास हो गया। तो ये सारे आपके क्या हो गए? ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जांपल हो गए। अब आपको यहाँ पे लेबल करना है, ठीक है? कि कौन-कौन से मटेरियल्स हैं, ए, बी, सी, डी बताना है। ये ए कहाँ है? ए यहाँ है। वॉल के आपको आर-पार दिखेगा क्या? तो नहीं दिखेगा, तो ए आपका क्या हो गया? ओपेक, ठीक है? देन बी क्या हो गया? बी भी आपका ओपेक ही हो गया, ठीक है? सी क्या है? फ्रोस्टेड ग्लास है, तो सी आपका क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट। ये तो बहुत ईज़ी है ना? और सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, तो ये डी जो है आपका इसके आर-पार सब दिख रहा है, कितना अच्छे से दिख रहा है ना ये बच्चा? ये यहाँ पे इसके ग्लास के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसलूसेंट हो गया। और यहाँ आपका कोई लेबल नहीं दिया गया है, इसको आपको बताना नहीं है, तो ये आपका डी नंबर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो आप लोग लिख लो इसको ट्रांसपेरेंट, है ना? तो इसी को आपको यहाँ पे लिख लेना है, एबीसीडी आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पेक आपका यहाँ पे होगा, ठीक है? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको क्या करना है? क्लासिफ़ाई करना है फिर से। क्या क्लासिफ़ाई करना है? ये भी जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कौन से ट्रांसपेरेंट है, कौन से ट्रांसलूसेंट है, कौन से ओपेक है। ठीक है? तो ये ग्लास टम्बलर क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। इसको नंबर 1 दिया जाता है, इसको नंबर 2, इसको 3। आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ये आपका होगा ट्रांसपेरेंट। बटर पेपर क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। इरेज़र क्या होगा? ओपेक। ओपेक यानी कि थर्ड नंबर। ठीक है? फिर फ्रोस्टेड ग्लास आपका क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। वुडन बोर्ड क्या होगा? ओपेक। और ग्लास विंडो विंडो का ग्लास जो है वो कैसा था? आपका ट्रांसपेरेंट था। तो ट्रांसपेरेंट में आपके कौन से आ गए? ग्लास टम्बलर, विंडो ग्लास और वाटर पेपर और फ्रोस्टेड ग्लास आपका ट्रांसलूसेंट हो गया और ओपेक हो गया रबर और वुडन बोर्ड। ठीक है? तो ये ही चीज़ आपको यहाँ लिख लेना है। इसमें टेबल में फिल कर लेना है, इसमें आप लिख लेना, ठीक है? अब आपको पूछा जा रहा है क्या वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है और क्या इसको ओपेक बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है, वाटर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं ना? वाटर के थ्रू हम लोग आर-पार अच्छे से देख सकते हैं, ओके? और इसको ओपेक कैसे बना सकते हैं हम लोग? बताइए, मैं टाइम दे रही हूँ। सोच लिया आपने? चलिए, वाटर में अगर आप मिल्क ऐड कर दो, ठीक है? तो क्या होगा? उसके आर-पार आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग वाटर को ओपेक बना सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो? उसमें मिट्टी डाल दो, मड वगैरह यूज़ कर दो, कीचड़ वगैरह क कीचड़ वाला मिट्टी डाल दो पानी में, उसके आर-पार आपको कुछ दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप कुछ भी उसमें मिला लो, ऐसा सब्सटेंस मिलाना जिसके आर-पार आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, तो वो क्या बन जाएगा? आपका ओपेक बन जाएगा। अब उसमें आप चीनी डालोगे, तो चीनी तो वो खुद ही ट्रांसपेरेंट है, वो जब घुल जाएगा तो क्या होगा? वो भी ट्रांसपेरेंट ही बनाएगा, है ना? तो चीनी डालोगे तो नहीं होगा कुछ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ-कुछ ऐसा चीज़ें डालना जैसे कि अगर आप राइस का जूस डाल दो, तो क्या हो जाएगा वो बेक हो जाएगा, ठीक है? क्ले वगैरह डाल सकते हो, आटा मिला सकते हो, ठीक है? तो उस तरह से वो ओपेक बन जाएगा। चलिए, अब हमारा क्या टॉपिक है? व्हाट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट इज़ नॉट। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये आपका क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है?
तो सेशन समझ में आई, पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।